इसमें है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT, इसे कहेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये आ जाएगा आपके पास कि ये गिवन बाय पॉलिंग है, गिवन बाय इन 1931। अब इसके कुछ पोस्टुलेट्स है, पहले तो हम पोस्टुलेट को देखेंगे, लिखते जाएंगे, और ये पोस्टुलेट हमें समझ में कब आएंगे, जब हम इसके एप्लीकेशन पार्ट को करेंगे, क्योंकि वो हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे है। तो वहीं से जो कॉन्सेप्ट ज्यादा बिल्डअप होते हैं वो पोस्टुलेट, जो एप्लीकेशन पार्ट है वहां से ज्यादा बिल्डअप होते हैं। ठीक है, तो पोस्टुलेट है, वन बाय वन हम पोस्टुलेट करते हैं। तो पहले गिवन बाय पॉलिंग 1931 में पोस्टुलेट का फर्स्ट पॉइंट है कि जो मेटल लाइगेंड्स बॉन्ड होता है, मेटल ligand bond arises by the donation of pair of electrons by ligands to the central metal atom। जो सेंट्रल मेटल एटम होता है या आयन होता है, अब ये तो जो डोनेशन होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर कौन डोनेट करेगा, जो लिगेंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। उससे क्या बनता है, मेटल लाइगेंड्स बॉन्ड होता है, जो इसके बीच में बॉन्डिंग होती है वो। उसका मेन रीजन क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है लाइगेंड्स डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया इसका, तो इसे लिख लो फर्स्ट। यस सर, एक सेकंड। वीवीटी तो पहले भी आ रखा है ना, कहाँ, 11th में भी शायद आ रखा है। वो अलग है, वो अलग है, ये अलग है। वो है केमिकल बॉन्डिंग का, ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। सेंट्रल मेटल आया, सेंट्रल मेटल एटम और एटम है ना आयन, लास्ट में। हाँ एटम और आयन कुछ भी हो सकता है, एटम भी और आयन भी। यस सर। हो गया पहला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होंगे, भरे जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, इन ऑर्डर टू, ये तो मेरे साथ ही लिखते चले जाओ तो आपका टाइम कम लगेगा, फिर इसको मैं समझा दूंगा क्या क्या है। ठीक है, इन ऑर्डर टू अकोमोडेट, in order to accommodate these electrons, ठीक है,
क्या होगा? द मेटल आयन मस्ट possesses, द metal ion must possesses requisite number of vacant orbital, requisite number of vacant orbital, vacant orbital of equal energy, of equal energy। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकेंड पॉइंट। तो कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन को जो अकोमोडेट करेगा, तो जो मेटल आयंस होना चाहिए उसके पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल भी होने चाहिए इक्वल एनर्जी के, तभी वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, अदरवाइज वो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाएगा। तो ये सेकेंड कंडीशन है इसकी कि उसके पास तो डी ब्लॉक होते हैं, उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए वो इजिली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है। सर लिख लिया। लिख लिया। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट इज, अब ये वाला पॉइंट आपको अब आएगा समझ में जब हम इसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जब कोई चीज अप्लाई नहीं होती तो उसको समझ में नहीं आता। तो इसमें है कि पहले इसको स्टेटमेंट लिख देना, समटाइम्स द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड n-1 d electrons pair up, pairs up as fully as possible prior to hybridization, टू हाइब्रिडाइजेशन। जैसे आपने कहा था अभी SO sp3, इस तरीके से यहाँ पे अभी आएगा हाइब्रिडाइजेशन का, दस मेकिंग सम। सर आपकी आवाज कट गई है। हाँ अब आगे होगी। हाँ वो स्क्रीन में रुक गई थी। हाँ और कई बार कोई मैसेज या कोई चीज आती है तो हो जाता है, रुक जाता है। thus making sum n-1 d ऑर्बिटल वैकेंट। अब ये आपको समझ में नहीं आएगा कि अभी कैसे हुआ, लेकिन अभी मैं इसको अप्लाई कराऊंगा। क्यों कहता है कि कई बार क्या होता है कि कुछ लिगेंड की वजह से ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर अप हो जाते हैं। अभी किस वजह से पेयर अप होंगे, और कुछ ऑर्बिटल क्या होंगे, खाली हो जाएंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अभी जब अप्लाई करेंगे तब आएगा समझ में। फोर्थ पॉइंट इसमें है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, द सेंट्रल मेटल एटम makes available the number of empty orbitals, the number of empty orbitals, ठीक है, empty orbitals equal to its coordination number, इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं, जितने लिगेंड्स उसमें अटैच होते हैं, तो कम से कम उतने ऑर्बिटल तो उसके पास खाली होने ही चाहिए। ठीक है, तो जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
bond. For the formation of coordinate bond, क्योंकि जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा इसका मतलब उतने लिगेंड्स उसमें लगे हुए हैं, और उतने लिगेंड्स लगे हुए हैं इसका मतलब उसके पास उतने वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर उतने वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होंगे तो लिगेंड्स उसके साथ अटैच नहीं हो सकते। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट है। सर लिख लिया। लिख लिया। अब इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है। सर एक बार ये बता दो फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट तो कहता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ना, ये सेंट्रल मेटल एटम, तो इसके पास अवेलेबल क्या होने चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए। वो किसके बराबर होने चाहिए, जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। जैसे मैंने कहा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, उसके पास 6 वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कम से कम उतना उसके पास वैकेंट या एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर उतना नहीं होगा तो मेटल लिगेंड्स बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकता। ठीक है, ये अभी जैसे हम अप्लाई करेंगे ना तब आ जाएगा समझ में। यस सर। हाँ, अरे इतना कष्ट, थैंक यू। अब इसके बाद है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है कि जो मेटल लिगेंड्स बॉन्ड होता है, मेटल लिगेंड्स बॉन्ड, ठीक है, जो मेटल लिगेंड्स का बॉन्ड होता है आर फॉर्म्ड बाय द metal ligand bond are formed by the overlap of these orbitals with those of the ligands। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जो लाइगेंड है और जो क्या है सेंट्रल मेटल एटम है, इसमें ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैप होता है कि जब वो इलेक्ट्रॉन देगा एक और दूसरा ऑर्बिटल देगा तो उसके बीच में एक ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है, और ओवरलैपिंग होने से क्या होगा, ओवरलैपिंग होने से जो बॉन्ड है उसकी सबकी स्ट्रेंथ इक्वल हो जाएगी और सब डायरेक्शनल हो जाएंगे। ठीक है, जो बॉन्ड लेंथ होगा इसकी वजह से क्या होगा, देखो कॉन्सिक्वेंटली अभी जैसे मैंने कहा ना, अभी जैसे मैं इसको अप्लाई करूंगा तो आपको सारे कॉन्सेप्ट इसके समझ में आ जाएंगे, क्योंकि जब तक एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, थ्योरेटिकल पोर्शन लैंग्वेज में समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे मैं इसको अभी अप्लाई करूंगा तो वैसे आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मीनिंग था। तो जो ये दीज बॉन्ड्स आर इक्वल स्ट्रेंथ, आर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शनल इन नेचर, ठीक है, तो ये आपका फिफ्थ पॉइंट हो गया। बस इसमें 2 पॉइंट बचे हुए हैं बस। फिर इसका एप्लीकेशन पार्ट है, क्वेश्चन इसके एप्लीकेशन से ही आता है, लेकिन कई बार अगर बाय चांस उसने पूछ लिया कि राइट द पोस्टुलेट या राइट द व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या राइट एक्सप्लेन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो आपको ये देना पड़ेगा।
सर ये लिख लिया मैंने। लिख लिया। अब इसके बाद देखो, इससे क्या होगा, जैसे ओवरलैपिंग होगी तो कह रहा है ओवरलैपिंग के बाद क्या होगा, सबकी इस बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम हो जाएगी और सब डायरेक्शनल हो जाएंगे। ठीक है, अब डायरेक्शनल से कैसे पता चलेगा हमें, डायरेक्शनल हो जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन से। अब अगर यहाँ पे वो कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, देखो 6 पॉइंट में जैसे मैंने कहा sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और अगर हो जाएगा dsp2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर प्लेनर। अगर इसकी जगह पे इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाला आएगा तो इसकी भी 2 कंडीशन है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में भी 2 कंडीशन है। पहला sp3d, देखो 3 to 5 हो गए, तो इसमें बनता है आपका स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर पिरामिडल, सॉरी पिरामिडल। और अगर इसमें क्या होता है dsp3, तो ये बनता है आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। उसके बाद लास्ट में आता है लास्ट में है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में देखो 2 है, एक है या तो sp3d2 और या फिर d2sp3। ठीक है, दोनों में से कुछ भी आ जाए तो ये ऑक्टाहेड्रल हो जाता है, ऑक्टाहेड्रल। तो कहता है ये डायरेक्शनल का मतलब उसका एक फिक्स शेप हो जाएगा, उसे कहते हैं डायरेक्शनल। जिसको डायरेक्शन ही नहीं है तो उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है वो कि जैसे ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, यानी यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी और ओवरलैपिंग होने से क्या होगा, ये डायरेक्शनल हो जाएगा। तो आपके पास फर्स्ट 2 और लास्ट के 2 आते हैं, ये मिडिल वाला कम आता है। सर ये लिख लिया मैंने। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट पॉइंट इसका है, इसमें लास्ट पॉइंट है कि मैग्नेटिक मोमेंटम। ठीक है, या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उसे कैसे काउंट करेंगे हम लोग, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में क्या करेंगे हम लोग कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें क्या देखेंगे, आफ्टर द कोऑर्डिनेशन ऑफ, आफ्टर द कोऑर्डिनेशन ऑफ, sorry, after the formation of, after the formation of coordination compound, जब आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना दिया, ठीक है, अब इसके बाद आपको चेक करना है, आप इसके बाद आपको क्या करना है, चेक करना है। अगर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कुछ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो आप कहोगे उसको डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। और अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया तो उसे कहेंगे पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और अगर वो बोलता है बताओ इसका कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आती है लगभग, इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो इसकी वैल्यू आती है, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है फिर जो हमने पहले किया था, n+2। तो यहाँ पे n हो जाएगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
एक सेकंड लिख रहा हूँ। सर लिख लिया। लिख लिया। अब इसके बाद देखो, हाँ अब मेन है एप्लीकेशन पार्ट। अब यहाँ से अप्लाई हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि ये थ्योरी फेल हो गई थी बताने के लिए स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड्स के लिए, लेकिन आपको मैं इसलिए बता देता हूँ क्योंकि जब आप इसके क्वेश्चन आंसर करोगे तो बिना इसके होते नहीं है। वो बताती है CFT, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं जो जो यहाँ पे जनरली यूज होते हैं, वो हैं NH3, CN, CO, ये आपके स्ट्रॉन्ग में आते हैं। वीक में कौन कौन से आते हैं? वीक फील्ड लिगेंड्स में आते हैं, इसको लिख लेना क्योंकि ये अभी क्वेश्चन आंसर करेंगे तो इसमें आपको वो होगा, यूज होगा ये, ठीक है। ये आपके वीक में आएंगे, जो भी हेलोजन होते हैं वीक में आएंगे, H2 वीक में आता है, ठीक है। तो ये अभी यूज होंगे आपके पास। तो अब हमें इसके बेस पे हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे इसके। सर ये लिख लिया। लिख लिया। अब देखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और वीक फील्ड लिगेंड्स हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर है बस, अब इसे अप्लाई करते जाना। जैसे वो क्वेश्चन क्या देगा, इसमें एक और आता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो जैसे हम एग्जांपल के थ्रू इसे कर देते हैं, इससे एग्जांपल को हम कर देते हैं। जैसे मैंने लिखा CR लिख लिया, चलो CR, और यहाँ पे लिख लिया NH3 का 6, और ऊपर लिख दिया मैंने 3+। अब मैंने बोला बताओ इसमें क्या क्या चीज पूछ सकता है। एक पूछेगा ये कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि जब अंदर वाला D पार्टिसिपेट करता है, जैसे D2sp3, तो ये इनर हो गया। इनर है या बोलेगा आउटर है। आउटर का मतलब जब बाहर वाला D पार्टिसिपेट करता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसका मतलब बाहर वाला D पार्टिसिपेट करेगा ना, sp3d2 है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है आपसे कि बताओ ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें एक और आता है, लो स्पिन है या हाई स्पिन है। लो स्पिन या हाई स्पिन, ठीक है। लो स्पिन, हाई स्पिन, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या स्पिन पेयर या स्पिन फ्री। स्पिन पेयर्ड है या स्पिन फ्री है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है उसमें, ठीक है। तो अब इसको अप्लाई करना है हमने, जो हमने अभी पोस्टुलेट किए थे उसके बेस पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखो क्वेश्चन पहले आपको बता दिया मैंने, या तो आएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यानी अंदर का D पार्टिसिपेट कर रहा है या बाहर का। दूसरा डायमैग्नेटिक है यानी नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। लो स्पिन या हाई स्पिन यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ज्यादा हैं तो हाई स्पिन, कम है तो लो स्पिन।
और स्पिन पेयर का मतलब भी वही होता है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम है तो पेयर होगा, यानी सारे पेयर में। स्पिन फ्री का मतलब अगर अनपेयर है तो स्पिन फ्री। ठीक है, इसे लिख के आप क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर देते हैं। सर एक सेकंड। सर ये हाई स्पिन और लो स्पिन ट्राई कर रहा हूँ। हाई स्पिन का मतलब ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अगर बहुत ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो आप बोलोगे हाई स्पिन है। अच्छा ठीक है। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं और तो लो स्पिन स्पिन पेयर्ड, है। स्पिन पेयर्ड और स्पिन फ्री। पेयर का मतलब पेयर है, पेयर का मतलब क्या हो गया, लो स्पिन वाला। लो स्पिन का मतलब जिसके पास स्पिन है ही नहीं, इसका मतलब पेयर है वो। हाँ और जिसके पास स्पिन हाई स्पिन है वो स्पिन फ्री हो गया, यानी उसके पास बहुत सारे स्पिन है, यानी अनपेयर इलेक्ट्रॉन बहुत हाँ। सारे। आ गया समझ में। यस। अब आ देखो गया। वन बाय वन हम करते हैं क्वेश्चन आंसर को। इसमें कोई भी एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इसमें इसमें ले लेते हैं हम लोग निकिल का एग्जांपल ले लो। Fe का एग्जांपल लेते हैं। FeCN6 और ऊपर लिख दिया मैंने 2 माइनस 3 माइनस। ठीक है, अब मैं कहूंगा बताओ इसके इसके बारे में बताओ क्या क्या है। तो इसमें देखो पहले आपको देखना है Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है। 26। हाँ तो 26 हो गया। अब 26 का वो करो हाइब्रिडाइजेशन, वो कैसे होगा, ये 3D कितना होगा और 4s में कितना होगा। 3D5 और 4s2। नहीं, तो ये तो 18 हुआ ना, ये तो 18 हो गया। हाँ। कितने बच गए। 8 बज गए। हाँ फिर कहाँ जाएंगे 8। हाँ इसमें डी में जाएंगे सारे। कितना होगा फिर। 3D8 हो जाएगा। नहीं, 4s2 3d6 टोटल 8 हो गए ना, तो पहले ये फिल होगा अच्छा फिर ये। 4s2 में 2 आ गए। हाँ लेकिन डी में से 10 आ जाते हैं ना। हाँ, लेकिन पहले s भरता है फिर p d भरता है। पहले s ये पूरा अच्छा हाँ भरेगा हाँ। तब d में जाएगा इलेक्ट्रॉन। ये सर ठीक, याद आ गया। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो Fe की कितनी होगी। तो Fe को आपने मान लो x। ठीक है, ये हो गया x। Cn कितना होता है 6 इंटू -1 इज इक्वल टू हाँ -3। ठीक है, 6x प्लस 6 - 1 इज इक्वल टू -3। फिर क्या हो जाएगा आगे, हो जाएगा x -6 इज इक्वल टू -3। x कितना हो जाएगा +3। ठीक है, तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट Fe की कितनी आएगी +3। अब इलेक्ट्रॉन बताओ कहां से निकलेगा। 3D से। नहीं, s से, जो बाहर होता है उससे निकलेगा पहले। थ्री हाँ डी दो इससे निकल गए, एक इससे निकलेगा तो 3D 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही आ गया। ठीक, तो ये हो गया 3D। इसके बाद यहाँ पे आ गया 4s।
और यहाँ पे आ गया इसमें 4p, 4p। ठीक है, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 5, तो आपने ही फिल कर दिए 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, समझ में आ गया ये वाला। यस सर। अब देखो, अब इसमें लाइगेंड्स है, तो ये कैसा लाइगेंड्स है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है? वीक है CN सर, वाला। स्ट्रॉन्ग है क्योंकि अनपेड बहुत सारे हैं। नहीं नहीं, इसमें उसमें चेक करो जो मैंने अभी लिखा है आपको, उसमें देखो किस में लिखा है ये स्ट्रॉन्ग या वीक में। CN। सीएन, हाँ सीएन तो स्ट्रॉन्ग है। हाँ, तो स्ट्रॉन्ग है होगा तो क्या होगा, ये यहां से इसको पेयर अप कर देता है, तभी उसमें लिखा है जो अनपेयर्ड होता है उसको पेयर अप कर देता है कौन, स्ट्रॉन्ग। तो जैसे ही आएगा ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये क्या हो जाएंगे, पेयर अप हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें 5 ऑर्बिटल हैं, तो ये पेयर अप हो गया, यानी 1 2 3 4, और एक फिर भी अनपेयर्ड बच गया आपके पास। ठीक है, एक फिर भी अनपेयर्ड बच गया यहाँ पे। अब देखो CN के कितने यहाँ पे 6 है ना, तो आपको 6 ऑर्बिटल वैकेंट छोड़ने पड़ेंगे। देखो, तो 6 आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो गए, देखो 3D में 2, 4s में 1 और 4p में 3, टोटल 6 हो गए। तो यही कह रहा था कि जब आपको मेटल लिगेंड के साथ बॉन्डिंग बनाएगा तो आपको कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये वैकेंट ऑर्बिटल छोड़ने पड़ेंगे। अब देखो, एक 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, CN 2 करेगा, हर एक लिगेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसको हम ऐसे दिखा देंगे। और कितने CN है हमारे पास 6, तो 6 CN ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताओ। कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, देखो पहले का D के 2 कर रहे हैं तो D2, हाँ, S का 1 कर रहा है तो S, और P के कितने कर रहे हैं 3 कर रहे हैं तो P3। 3 कर रहे हैं। तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा क्योंकि 6 हैं। ठीक है, लिगेंड 6 है तो ऑक्टाहेड्रल हो गया। अब कौन सा ऑक्टाहेड्रल होगा, इनर, क्योंकि अंदर वाला D पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब बताओ ये मैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा? डायमंड, डायमंड की अनपेड बहुत सारे हैं। नहीं, यहाँ सॉरी, देखो, यहाँ पे पैरामैग्नेटिक। पैरा एक है, देखो ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गया ना यहाँ पे, हाँ, बाकी तो सारे पेयर है लेकिन एक अनपेयर्ड हो गया, तो इसीलिए से कहते हैं पैरा। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो डाई हो जाता। ठीक है, अब बताओ ये लो स्पिन होगा या हाई स्पिन? लो स्पिन। हाँ लो, जब भी स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स होगा तो लो स्पिन होगा, क्योंकि पहले 5 थे अब एक ही रह गया है ना, लो स्पिन हो गया, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको पूछता है, इसे लिख लो। अब ऐसे ही आएंगे आपके पास, तो ये यही करवाया होगा आपको उन्होंने। सर लिख लिया। देखो, अब इसमें क्या होता है, देखो यहां से अगर मैंने इसकी जगह पे ले लिया दूसरा लाइगेंड्स, यहाँ पे मैंने ले लिया FeF6 और यहाँ ले लिया 3 अब क्या होगा, तो फिर आपको क्या करना है, Fe26। ठीक है, Fe26 हो गया, 26। तो यस 26 का सर। मतलब Ar3d6 4s2। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो Fe की, Fe कितना, F कितना होता है
-1। बताओ x कितना आएगा? -+3। हाँ +3 आ गया, क्योंकि मेटल तो माइनस में आ ही नहीं सकता ना, तो हाँ, इसमें +3 हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन फिर निकालो, यहां से 2, यहां से 1। 3d5। फिर वही हो गया सिस्टम, देखो सेम सिस्टम, सब कुछ सेम हो गया। लेकिन अभी डिफरेंस क्या हो गया बताओ? इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस क्या है? अब ये किस टाइप का लाइगेंड्स है? एफ कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है? F तो वीक। वीक है ना? जब एफ वीक ये है, सर। हाँ, तो ये वीक इसको अंदर की तरफ पुशअप नहीं कर पाता, क्योंकि वीक है ना, हाँ, तो वीक अंदर नहीं धकेल पाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? आउटर साइड में। आया समझ में? यही डिफरेंस ये है सर। बस, स्ट्रॉन्ग और वीक में यही डिफरेंस है। अब देखो इसमें 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच गए, और ये जो आपके पास है, इसमें क्या है, जो ये आपका है S, इसके बाद पे 3p, और फिर ये D। अब इसमें बाहर वाला D पार्टिसिपेट कर रहा है, देखो, क्योंकि इसके पास 6 हैं लिगेंड्स। देखो 6 है ना, 6 का मतलब 1 इसे यहाँ पे देगा 4p में, 3D में तो आ नहीं सकता, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन दिए, फिर 4p में दे सकता है, ठीक, और फिर 4d में दे सकता है, 4p ये एंड सर। 4d, ठीक है, 4p एंड 4d में दे सकता है। तो यहाँ पे हो गया ये, यहाँ पे हो गया इस तरीके से, और यहाँ पे ये। तो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताओ? कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये किसको लिगेंड्स ने इलेक्ट्रॉन दिए, किस किस ऑर्बिटल को? SP हाँ SP3D2। हाँ, sp3d2 पहला, ठीक है। अब बताओ ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर? अंदर, आउटर सर। अंदर वाला डी पार्टिसिपेट कर रहा है या बाहर वाला? SP3D2 है ना, तो आउटर ही तो होगा। हाँ, तो ये आउटर, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये बताओ कि लो स्पिन है या सर हाई की आवाज स्पिन? कट रही है। अच्छा, लो स्पिन है या हाई स्पिन? अच्छा अच्छा, 1 सेकेंड। हेलो। हाँ हाँ, अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है मेरे को आपकी, आपको आ रही है आवाज? अब आ रही है। अच्छा, अब आ रही है। ठीक ठीक। तो अब बताओ इसमें लो स्पिन होगा या हाई स्पिन? लो तो स्पिन या ये हाई वीक वही था ना। स्पिन? लो, आउटर ही था ना। है, आउटर ही था ना। हाँ ये आउटर है। आउटर का मतलब बाहर वाला डी पार्टिसिपेट करेगा तो आउटर हो गया। हाँ, अब हाई स्पिन बताओ, होगा फिर। हाँ हाई स्पिन, क्योंकि देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो जब भी वीक होगा तो हाई स्पिन, ध्यान रखना, अगर वीक लिगेंड है तो हाई स्पिन हो यस जाएगा। सर। अब बताओ कि ये वो है क्या, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, बस ऐसे ही क्वेश्चन तो आते हैं इसमें आपके पास, कि पैरामैग्नेटिक क्या है या हाँ, ये डायमैग्नेटिक। हाइब्रिडाइजेशन में बीच में कंफ्यूज हो गया था मैं। हाँ ये हाइब्रिडाइजेशन है, देखो इसमें यही आपको वहां पे बताया गया होगा ना, हाइब्रिडाइजेशन वाला। 11th में। हाँ, नहीं अभी जब आप गए होंगे स्कूल वाले में। हाँ, ये ऑनलाइन में बताया था मैम ने। अच्छा, ठीक है, यस सर। इसे लिख लो जल्दी, लिख लिया है क्या?
हाँ लिख लिया। लिख लिया ना। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट। तो इसी टाइप के एक तो सारे क्वेश्चन आने, ठीक है। इसमें इतने सारे क्वेश्चन होंगे और थोड़ा सा एक बार एक दो कंफ्यूजिंग भी होते हैं। अब इसमें जैसे मैंने कहा एन आई, ठीक है, NiCN4, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 2-, ठीक है। अब मैंने बोला इसको बताओ कि क्या है ये। तो यहाँ पे देखो Ni का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28। कितना? 28। आर्गन 3D8 4s2। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो यहाँ पे। बताओ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स। Cn की अभी हमने निकाली थी, कितनी होती है? -1 इज इक्वल टू -2। अब बताओ कितना आएगा आंसर? x इज इक्वल टू कितना होगा? 2 ही होगा। हाँ 2, ठीक है। इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो Ni2+। यस सर। तो क्या होगा? आर्गन 3D8, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा देखो, इसके बाद क्या होगा कि आपको 8 बना देना है यहाँ पे। ये हो गया आपका 3D8, तो ये हो जाएगा 3D4s and 4p, ठीक है। 3D4s and 4p। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों से फिल कर दो? 8 है। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। 8 हो गए। अब क्या हुआ, इसमें कितने लिगेंड्स हैं? 4, ठीक है, इसमें है 4। तो अब 4 लिगेंड के लिए खाली जगह छोड़नी है। लेकिन ये कैसा है देखो, स्ट्रॉन्ग है ना। Cn कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग क्या करेगा? इसको अंदर की तरफ धकेलेगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग क्या करेगा? उसे अंदर की तरफ धकेलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, इसको अंदर की तरफ धकेल ले गए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे अनपिल ऑर्बिटल बच गया, ठीक है। तो ये अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिगेंड दे देगा, एक, दूसरा यहाँ दे देगा और तीसरा यहाँ दे देगा। तो कौन सा हाइब्रिडेशन होगा बताओ इसमें? क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन को अंदर धकेलेगा, ठीक है। तो अंदर धकेलेगा, तो बताओ आप कौन सा हाइब्रिडेशन हुआ इसका पहले? कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं? ये इनर ऑर्बिटल हुआ है इस वाले का शायद। 2sp डी एस D2sp3 हुआ है। देखो कितने हैं, Cn कितने हैं? 4 है ना। हाँ। एक तो यहाँ आ गया Cn, ये 1, एक Cn ने यहाँ दे दिया 2, एक ने यहाँ दे दिया 3, एक ने यहाँ दे दिया 4। अब बताओ हाइब्रिडेशन कौन सा होगा इसका? 4 साल। DsP2। देखो D का एक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, S का भी एक कर रहा है और P के 2 कर रहे हैं, ठीक ठीक है। है। टोटल तो 4 हो गए ना। तो 1 इसका हाँ 1 2 और 2 4 हो गया। तो अब बताओ DsP2 किसका हाइब्रिडेशन है? इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है? DsP2 हाँ। इनर का। नहीं नहीं, इनर कौन सा ऑर्बिटल का। शेप क्या है इसकी, ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री हाँ इसकी मैंने लिखी थी। DsP2। टेट्राहेड्रल। नहीं, स्क्वायर प्लेनर। ये भी मैंने लास्ट में स्क्वायर लिखा प्लेन। था। इसको याद कर लेना क्योंकि ये ही जरूरी है।
DsP2 मतलब स्क्वायर प्लेनर हो गया। डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक? ये यही है, क्या नाम है, डायमंड, हाँ, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पास इसमें। ठीक है, इसमें नहीं होता, जब 4 होता है तब लो और हाई का नहीं होता, केवल जब 6 होता है उसी केस में लो या हाई का होगा। ठीक है, इसमें नहीं होता लो यस, एंड हाई का। लो स्पिन। हाँ, लो एंड हाई स्पिन जो है वो इसमें नहीं चलेगा। किसमें? जब 4 होगा। जब 6 होता है बस उसी में चलता है वो। यस सर। इसे लिख लो। सर लिख लिया। लिख लिया। अब इसमें क्या हाँ, है, नेक्स्ट देखो, अब इसी को अगर क्वेश्चन चेंज कर दिया इसमें, अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। ठीक है, तो अब जैसे मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैंने कहा NiF4 और यहाँ पे लिख दिया 2-। तो मैंने इसको कह दिया कि बताओ इसमें कौन सा क्या इसका शेप क्या होगा। ठीक है, ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है? तो इसमें क्या करना है आपने कि पहले Ni का एटॉमिक नंबर 28 यानी आर्गन, इसके बाद 3d8 एंड 4s2। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो Ni का, इससे x मान लो। जब भी मेटल का निकालना हो उसे x मानना है। 4 इंटू -1, क्योंकि फ्लोरीन होता है -1 इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा? तो ये बीच बीच में नेट की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आवाज बार बार कट रही है अच्छा। शायद। ये बारिश की वजह से हो रहा है। हाँ हाँ। इसका 2 होगा, +2 है। हाँ, +2 हो गया। ठीक है, अब इसको यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो Ni2+ इसमें हो जाएगा 26 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने निकाल दिए बाहर, तो ये हो जाएगा Ar3d8। ठीक है, 8 का मतलब यहाँ पे हमने 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने, और यहाँ पे 3d ये हो गया, 4s ये हो गया, और 4p ये हो गया। ठीक है, अब हाँ यहाँ पे देखो 4p। अब इलेक्ट्रॉन D8 है ना, तो आपको 8 फिल कर देने हैं। तो 8 कैसे होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब ये कैसा लिगेंड्स है फ्लोरीन? बताओ, स्ट्रॉन्ग है या वीक है? क्या नाम है, क्लोरीन तो शायद वीक है। वीक है ना, तो ये अंदर धकेल नहीं पाएगा इसको। हाँ। आए समझ में? तो यहाँ पे ये अंदर क्या है इसको, तो इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं हो पाएंगे इस केस में। जैसे हैं देखो, ये ऐसे ही यस। रहेगा। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? आउटर में जाएगा, बाहर वाले में जाएगा। तो कितने हैं यहाँ पे? 4f है, तो 4f का मतलब 1 2 3 एंड 4। एक f ये, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक, ये हो गया 3d, ये हो गया 4s, और ये हो गया 4p। तो अब ये बताओ कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन। इसमें ये दो तो नहीं है, तो अम,
D2sp3 होगा। D2 कैसे हो जाएगा? कौन इसमें कौन ये दो नहीं है ना डी। कौन से? अच्छा हाँ, ये तो हाफ फिल्ड है। इसमें जो ये है ना लाइगेंड्स आपके पास, ये मेन है कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो हाँ ये किस किस ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है? एफ, ये जो क्या नाम है 3D है और 4s। नहीं एस और एस और पी को तो नहीं मिला है कोई भी इलेक्ट्रॉन, डी ये को देखो, मिलेगा। ये एफ है ना, ये एफ। तो एक एफ ने हाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो एक एफ ने तो यहाँ डोनेट कर दिया। क्यों? क्योंकि वीक था ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं कर पाया, इसको यहाँ से यहाँ धकेल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि ये वीक है, तो इसलिए यहाँ नहीं जा पाए। आए समझ में? ये अंदर को धकेल नहीं पाया, ऐसे तो यहाँ पे कोई वैकेंट है ही नहीं, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पाएगा इसमें। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा? जहां आगे हाँ देखो वैकेंट है, तो ये आगे वालों को इलेक्ट्रॉन देगा, इसको और इसको इलेक्ट्रॉन देगा जो खाली है। तो जहां पे हेलो वैकेंट है वहीं पे देगा। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, आवाज आ सर रही है। आपकी आवाज फिर से कट गई शायद। अच्छा, वेट वेट 1 सेकेंड। अब आ गई। हाँ हाँ, अब बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा जहां पे वैकेंट होगा ना। हाँ तो अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ देगा? मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया? डी में तो इसने कुछ नहीं दिया है, तो डी में तो कुछ नहीं आएगा, एस में से और पी में से आएगा हाँ, तो क्या होगा? sp3। हाँ, sp3। बस ये तो ध्यान रखो, इसको मत देखो, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया ही नहीं है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये देखो, ये वीक है ना, तो हमें पता चल गया कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर अप नहीं कर पाएगा क्योंकि इतनी पावर ही नहीं है इसके पास। तो इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा। देखो, एक एस का पार्टिसिपेट करेगा तो 1s, और 3p के पार्टिसिपेट करें तो sp3। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ज्योमेट्रिक शेप क्या होगा इसका? sp3 के लिए क्या इसको बोला था? एक सेकंड। इसका तो टेट्राहेड्रल ही होगा हाँ, शायद। टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल। और बताओ ये डायमैग्नेटिक हाँ होगा या पैरामैग्नेटिक होगा? डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक होगा। हाँ, नहीं, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना इसमें, देखो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन। डायमैग्नेटिक। हाँ इसमें ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा हाँ है आपको पैरा ये? होगा। पैरामैग्नेटिक, ये देखना है आपने, ये अनपेड दो है। इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो ये पैरामैग्नेटिक विथ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। फिर हाई और स्पिन भी होगा इसका। मैग्नेटिक, ठीक है। और अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें 2। और हाई स्पिन होगा। हाँ, ठीक है। तो ये है। अब इसमें से आपको क्वेश्चन यस सर। कैसे भी पूछ सकता है वो। इनमें से ही क्वेश्चन पूछता है कि टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है, sp3 है या dsp2 है, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो ये तो था हाइब्रिडेशन का क्वेश्चन। यस सर। ठीक है। अब एक और ठीक है। करो, आप कर सकते हो। एक करो आप, हाँ ट्राई कर लेता हूँ। CrNH3 का 6, और यहाँ पे कर दिया हमने 2+, सॉरी 2+, हाँ 2+ कर दो इसे, इसका करना। एक सेकंड में ट्राई करता हूँ।
सर ये एक बार बता दो आप। जैसे देखो सी आर है, सी आर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सी आर, सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम को देखो, सेंट्रल मेटल एटम कौन है? सी आर। सी आर का एटॉमिक नंबर है हाँ 24। इसका इलेक्ट्रॉनिक यस कॉन्फ़िगरेशन कर सर। दो। ए आर 3D4s, तो 4s1 3D5, ये एक्सेप्शनल होता है। ठीक है, अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, NH3 का 0 होता है। ठीक है, NH3 क्या हो गया? यस सर। 0। तो हो जाएगा x प्लस 6 इंटू 0 इज इक्वल टू +2। एक्स कितना हो जाएगा? एक्स 4 हो जाएगा। हाँ 0 है ना, हाँ सॉरी, x2 + 2 ही रहेगा। हाँ, क्योंकि तो 6 इंटू 0 का 0 हो जाएगा, है ना? अब देखो क्या होगा कि यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, ने 22 हो गया। तो आर्गन, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, एक यहाँ से, तो 3D4 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 का मतलब यहाँ पे डी में 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। ठीक, और ये 3D हो गया, 4s हो गया, और यहाँ पे 4p हो जाएगा। ठीक, 4p हो जाएगा। अब उसके बाद क्या हुआ देखो, अगर यहाँ पे 2+ हुआ, ये तो 2+ तो हो ही गया यहाँ पे। अब इसमें कौन सा लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है? CR NH3 NH3 सॉरी, NH3 तो स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या करेगा? इसको अंदर की तरफ धकेलेगा। ठीक है, तो इसमें एक को ही धकेल सकता है बस, क्योंकि इसमें दो ही खाली जगह चाहिए बस, उसको ज्यादा नहीं चाहिए, इसको बस दो ही खाली जगह चाहिए, तो ये इसी को धकेलेगा यहाँ बस, कि जहां उसको स्पेस चाहिए। तो 1 2 3 एंड ये 4। ठीक है, बाकी ये क्या है? खाली जगह बच जाएगी। आए समझ में? यस सर। अब इसने अपने लिए स्पेस बना लिया, किसने? NH3 ने। तो NH3 आएगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर, जहां पे उसको दो ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बस, दो ही ऑर्बिटल। तो यहाँ पे देखो NH3 हाँ डोनेट करेगा, यहाँ पे डोनेट करेगा NH3। तो एक NH3 दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, फिर ये NH3, फिर ये NH3, फिर ये भी NH3, और यहाँ पे भी NH3। अब बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? हाँ इसका ये होगा sp3d2। कौन सा डी पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें, पहले वाला या बाद वाला? पहले वाला। हाँ, तो इसमें पहले दो वाले है के ना, लिए, तो पहले वाले के लिए पहला लिखा जाता है ना वो। d2sp3। हाँ हाँ, पहले d2sp। वाले के लिए D2sp3 होगा, अगर बाद वाला होगा तो sp3d2। तो ये तो पहले वाला पार्टिसिपेट करे तो D2। अब ये बताओ आउटर है या इनर है? आउटर। आउटर। नहीं इसमें एक है सर। हाँ ये आउटर डी ही है। कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है? डी इनर वाला डी पार्टिसिपेट कर रहा है या आउटर वाला? इनर। इनर का मतलब 3D और आउटर का मतलब 4D। हाँ तो कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है? इनर है। इनर, तो इसमें हो जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये हो जाएगा आपके पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। डायमैग्नेटिक हो रहेगा। नहीं, इसमें अनप इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है। दो, ये देखो, एक ये और एक ये। अच्छा ये भी है, हाँ जी। हाँ, तो कितने हो गए? अनप इलेक्ट्रॉन दो हो गए, तो ये डायमैग्नेटिक है या पैरा? डाया। डाई का मतलब होता है नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। सॉरी पैरा सॉरी। हाँ, तो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। हाँ ठीक है, और इसमें ये बताओ लो स्पिन है या हाई स्पिन? हाई स्पिन। नहीं, इसमें स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग लाइगेंट होगा तो लो स्पिन, क्योंकि वो अंदर कम कर देगा। देखो इसमें 4 स्पिन तब 2 ही रह गए, तो लो स्पिन।
ठीक है, लेकिन इसमें वो है एम्प्टी स्पेसेस, कहाँ? हाफ फिल्ड भी तो है, मतलब हाफ फिल्ड। नहीं, हाफ फील्ड है लेकिन कम है ना, कम होने चाहिए थे 4। देखो स्टार्टिंग में 4 थे ना, यस सर। लेकिन अब कितने रह गए? बस 2 ही रह गए। 2 रह गए ना, तो कम हो गया ना पहले से, तो लो स्पिन। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स होगा तो लो स्पिन हो जाता है, यानी पहले से स्पिन कम हो गई उसकी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें कि इनर है या आउटर है, या हाइब्रिडेशन कौन सा है, लो स्पिन है या हाई है, तो ये आपको ऐसे क्वेश्चन करने होंगे इसमें आपको वीबीटी के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसे लिख लो। बस ये थोड़ा सा ही बचा है, मेरा लास्ट वाला ही लिखना है, ऊपर का तो लिख ही दिया। सर लिख लिया। लिख लिया? अब हाँ जी। तो फिर आपको मैं भेज देता हूँ फिर, है ना, बाकी क्वेश्चन आंसर। चलो ठीक है। ठीक है ना? हाँ जी। हाँ, दोनों कर लेना आप। ठीक है फिर। हाँ। ठीक है, ठीक है फिर, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके।